नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हम आपको देंगे एलएसी पर। भारत और चीन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो झड़प हुई है उससे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट। खूनी हिंसा में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। एएनआई से ये इनपुट मिला है, ये जानकारी मिली है। भारत और चीन के बीच में झड़प हुई है। एलएसी में हमारे जवानों की झड़प हुई है। 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि 43 चीनी सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। एएनआई से ये सूचना में मिली है और भारत के कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए हैं। गलवान घाटी में ये खूनी झड़प, ये हिंसक झड़प हुई और सोमवार और मंगलवार की देर रात ये झड़प हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के सीसीएस मंत्रियों के साथ लंबी मीटिंग की है। मीटिंग में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री मौजूद रहे हैं। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री ने सीडीएस के साथ, थल सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग भी की है। तो भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि गलवान घाटी में 14-15 जून की रात को चीनी सैनिकों से हुई झड़प में पहले 3 सैनिकों की मौत की सूचना मिली थी। बाद में उन 17 सैनिकों ने भी दम तोड़ दिया जो इस झड़प में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस तरह से कुल 20 सैनिक इस कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। और सैनिकों के लिए किल्ड इन एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि भारतीय सेना के किसी भी सैनिक के कर्तव्य निभाते हुए जान चले जाने के दरमियान वो इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना ने अपने बयान में यह भी कहा कि गलवान घाटी में जिस जगह पर भारत और चीन के सैनिकों की भिड़ंत हुई, वहां पर अब डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी कि वहां से सैनिक पीछे हट गए। जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में 3 टेररिस्ट को मार दिया गया और आज ही पुलिस ने ये गुमान किया कि हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इनकी बॉडी कितनी है वो क्लेम करें। आप कैसे देखते हैं? देखिए, शोपिया में मारे गए हैं, जो बॉडी है वो क्लेम करने वाले अगर आते हैं तो आगे आएंगे, नहीं तो भारत की नीति बिल्कुल ठीक है। मृतक को पूरे मान सम्मान के साथ में उसके अंतिम संस्कार किया जाता है। पर बात सारी ये बताऊं कि ये इसलिए हुआ कि अब जो है ये आतंकवादी संगठनों के अंदर अब दहशत फैलने लगी है, जिसको कहते हैं दे आर क्वाइट नर्वस। वो नर्वसनेस इतनी फैल गई है क्योंकि अब इतनी अलर्ट हो गई है फौज हमारी, और कमांड एंड कंट्रोल इतना सतर्क हो गया है, और इंटेलिजेंस का वितरण इतनी जल्दी होता है कि उन्होंने तब आंख झपकी नहीं और वो हमारे फोर्स उनके सिर पे आ गए। ये तो अभी तक यहाँ पे है। जब हमारे फोर्स उनके अटैक करना शुरू करेंगे उनके संगठनों के ऊपर, पीओके के अंदर, फिर उनकी हालत और ख़राब होगी। इसीलिए जो हैंडलर्स हैं वो प्रेशर पे आ गए हैं और मेरे ख्याल से वो खाली करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तुरंत ही भारत पीओके में अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। तो रक्षा विशेषज्ञों को आपने सुना, हालांकि वो जो कार्रवाई हुई है जम्मू कश्मीर में उसका उन्होंने जिक्र किया, उससे संबंध में वो बात रख रहे थे। लेकिन भारत और चीन की झड़प की इनसाइड स्टोरी क्या है, जरा आप वो समझ लीजिए। जो इनसाइड स्टोरी है वो आप समझिए, और इससे तरह जो ट्वीट्स हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने लिखा कि अपनी बहादुर सेना के जवानों को हमने खो दिया है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो गलवान घाटी में यह हिंसा हुई और सैनिकों के बीच में झड़प हुई। दरअसल चीन के साथ संवाद हुआ था, इससे पहले मीटिंग हुई थी, अधिकारी लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें चीन राजी हो गया था पीछे हटने के लिए। गलती थी उसकी, वापस हटने के लिए राजी तो हुआ, लेकिन वो पीछे हटा नहीं। जब हमारे सैनिक गए चेक करने के लिए कि चीन हटा या नहीं, तो चीन हटा नहीं था और उसने हमारे जवानों पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि चीन के साथ झड़प में हमारे देश के अनेक जवानों के शहीद होने की खबर हर देशवासी को चिंतित कर देने वाली है। उनकी शहादत को हर देशवासी सलाम करता है और सरकार अब तो सच बोले। उन्होंने सरकार से भी ये कहा है कि वो सच बोले। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने ट्वीट किया कि चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जवानों की शहादत पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दुख प्रकट किया है, दुख जताया है। सोनिया गांधी ने शोक प्रकट करते हुए एक चिट्ठी जारी की है। सोनिया गांधी ने भी शोक प्रकट करते हुए चिट्ठी जारी कर दी है। लिखा कि लद्दाख के गलवान घाटी में बहादुर जवानों की शहादत की खबर से बेहद व्यथित और दुखी हूं। उनकी बहादुरी को श्रद्धांजलि और शोकाकुल परिवारों के प्रति शोक प्रकट करती हूं। अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हम एकजुट हैं। ये आप लेटर देखिए, ये सोनिया गांधी ने लिखा है और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है जितने भी हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, और भीतर तक दुखी हूं, उन्होंने बात कही है। और हम एक साथ हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा के मामले में हम सरकार के साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। ये ट्वीट किया है, ये सोनिया गांधी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, ये लेटर है। भारत चीन हिंसक झड़प पर यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता जता दी है। यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता एरी कैनिको का एक बयान आया है और एरी कैनिको ने बयान देते हुए कहा है कि एलएसी पर हुई हिंसा और मौतों से हम चिंतित। यूएन भी मामले को देख रहा है। हम दोनों पक्षों से अधिकतम संयम की अपेक्षा रखते हैं, ये यूएन ने लिखा है। हम इन खबरों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं कि दोनों देश तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है कि कैसे भारत ने कोशिशें की हैं लगातार कि शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम चलता रहे, विवाद सुलझे, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं। इस बीच इस विवाद पर, भारत चीन विवाद पर यूएसए का बयान भी आ गया है। यूएसए का बयान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बयान दिया कि एलएसी के हालात पर नजर है हमारी, पैनी नजर है हमारी, अमेरिका ने कहा। और 20 सैनिकों की शहादत पर दुख है। भारत के 20 सैनिकों की शहादत पर अमेरिका ने दुख जताया है। अमेरिका, प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे पहले तो मैं आपसे अपडेट्स लेना चाहता हूं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इस हिंसक झड़प के बाद क्या रणनीति अख्तियार की जा रही भारत की तरफ से, क्या सोच विचार, क्या अब तक चिंतन मंथन हुआ है, और क्या किसी तरह का कोई संवाद, किसी तरह की कोई बातचीत चीन के साथ? देखिए, चीन के साथ कई स्तर के ऊपर बातचीत या एंगेजमेंट जो है वो इस समय ही चल रहा है। जिस समय ये तनाव हुआ उसके बाद से ही दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच में बातचीत हुई थी। उन सैन्य कमांडरों की हुई बातचीत के बाद जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एंगेजमेंट हो रहा है और कोशिशें हो रही हैं कि तनाव को कैसे घटाया जा सके। लेकिन जहां तक स्थिति का सवाल है, फिलहाल स्थिति वहां पर नियंत्रण में जरूर है, लेकिन तनाव बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से भारत के 20 सैनिकों की शहादत हुई है, निश्चित रूप से भारत के ट्रूप्स में इस चीज को लेकर काफी नाराजगी, काफी गुस्सा है। और ऐसे में कहीं तनाव ज्यादा न बढ़े, इसकी उच्च स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। और निश्चित रूप से चीन को यह बात भी कन्वे की गई है कि जिस तरीके की कार्रवाई चीनी सैनिकों ने की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने आक्रामक कार्रवाई की, ये कतई भारत को स्वीकार्य नहीं है। और चीन को इस मामले के अंदर ध्यान रखना होगा कि भारत के साथ में बर्ताव करते समय या भारत के साथ में किसी भी कार्रवाई में वो जो दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में जो सहमति बनी थी उसके हिसाब से कार्रवाई करे। ऐसा ना हो कि वो इससे अलग अगर जाता है तो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, चूंकि ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि भारत और चीन दुनिया की आबादी के दो सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, दुनिया में बड़ी हैसियत रखने वाले, बड़ी आर्थिक शक्ति वाले देश हैं, और इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं। तो ऐसे में इनका कोई भी टकराव ज्यादा न बढ़े, इसको लेकर पूरी दुनिया की चिंता स्वाभाविक है। प्रणय, यूएन ने अपनी चिंताएं जाहिर की है, कई और मुल्कों ने शहादत जो हुई है हमारे सैनिकों की उस पर दुख प्रकट भी किया है। भारत ने किन किन मुल्कों को बताया अब तक, इस पूरी घटना से के बारे में अवगत करवाया है क्या? और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि और भी बैठकें आज होने वाली हैं, तो क्या प्रधानमंत्री भी किस तरह की बैठक में आज शामिल होंगे? क्या किस तरह की बैठक होगी, तो वो कब होगी? देखिए, कल से ही प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे मामले के ऊपर अपडेट दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने उन्हें ब्रीफ किया, विदेश मंत्री ने उन्हें ब्रीफ किया। इसके अलावा कल देर शाम वो अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ में उन्होंने इस मामले के ऊपर बैठक की, हालात का जायजा लिया। और स्वाभाविक रूप से आज भी इस चीज के ऊपर मंथन होगा कि भारत की आगे की कार्रवाई क्या और कैसे की जानी चाहिए, जिसके अंदर जोश और होश दोनों नजर आए। भारत कहीं स्थिति को बढ़ावा देता हुआ या कहीं से जो है एस्केलेट करता हुआ न नजर आए, लेकिन चीन को इस चीज का जवाब दिया जाना जरूरी है कि वो आगे इस तरीके की कार्रवाई न करे, भारत को हल्के में न ले।
जी प्रणय, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जवाब दिया जाना चाहिए ताकि चीन ये समझे कि वो किस तरह की गलती कर रहा है। बहरहाल जोश और होश दोनों ही दिखाना होगा। ये कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह का निर्णय होगा भारत का, और बैठकें आज भी होंगी, बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली, क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, बड़े बड़े मुल्कों की भी निगाहें हैं भारत और चीन के इन हालातों पर। इससे पहले भी जब गलवान वैली में ये हालात खराब हुए थे, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी और चीन के द्वारा उत्पन्न की गई थी, तो उस पर भी अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की थी। इससे पहले हमने ये देखा था कि जब डोकलाम हुआ था तो चीन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक और बात थी कि डोकलाम में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी, डोकलाम में भी यह हालत नहीं थी जो अब गलवान वैली में देखने को मिली है। अविनाश, हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। अविनाश, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, इसमें से क्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी कोई सैनिक हैं? देखिए राजीव, अगर बात करें तो अभी सेना की तरफ से बस इतनी डिटेल दी गई है कि 20 जवान शहीद हुए हैं एलएसी पर झड़प में। अभी डिटेलिंग आनी बाकी है कि कौन से जवान कहाँ के हैं। केवल 3 जवान जो कल दोपहर में जिनकी खबर आई थी शहीद होने की, केवल उन्हीं की डिटेल अभी सेना की तरफ निकल कर आई है। तो अभी सेना कुछ ही देर में अपनी तरफ से डिटेल जारी करेगी कि ये 20 जवान कहाँ के रहने वाले हैं, किस कोर के हैं, किस जो है बटालियन से जुड़े हुए, ये तमाम सारी चीजें जानकारी देगी, जिसके बाद ही साफ हो सकेगा कि ये जो जवान शहीद हुए हैं कहाँ के रहने वाले हैं। क्या अब अविनाश, क्या ये क्लियर हो पाया है कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था, गलवान वैली में क्या हुआ था? क्योंकि मीटिंग के बाद ये फैसला ले लिया गया था कि चीन वापस जाएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये भी आप बताएं। क्या सेना ने बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि कमांडर स्तर की वार्ता लगातार चल रही थी भारत और चीन के बीच में। चूंकि गलवान घाटी भारत का क्षेत्र है, लेकिन चीन लगातार उस पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। चीनी सेना जब भारतीय सरहद के अंदर आने की कोशिश की तो भारत के जो सैनिक है उन्होंने मना किया, जिसके बाद फिर झड़प हो गई। जो तमाम सारे चीन के सैनिक थे और भारत के सैनिक थे, इनके बीच में ईंट पत्थर से भी लगातार जो है वार हुआ, एक दूसरे पर हमला हुआ, जिसमें अगर बात करें भारत की ओर से 20 सैनिक इस झड़प में शहीद हो गए। हालांकि चाइना की ओर भी कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा सैनिक उनके भी शहीद हुए, लेकिन चाइना ने अभी अपनी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया जिसमें वो बता सके कि आधिकारिक संख्या कितनी है चाइना में शहीद होने वालों की। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो भारत की ओर से ये बता रहे हैं कि चीन को भी काफी नुकसान हुआ है, लगभग 35 से 40 के ऊपर उनके जवान भी शहीद हुए हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि अभी भी अगर हम बात करें तो गलवान घाटी पे कमांडर स्तर की वार्ता लगातार चल रही है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को सुलझाया जा सके। कल अगर बात करें तो कल देर शाम तक, अगर बात करें तो देर रात तक खुद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करते रहे, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एस जयशंकर पहले अगर हम बात करें तो राजनयिक थे और चीन में काफी लंबे समय तक थे और उनको चीन का विशेषज्ञ के तौर पर भी भारत में माना जाता है, तो उनकी भी एक भूमिका काफी महत्वपूर्ण है अगर बात करें। और कल प्रधानमंत्री लगातार उन सभी लोगों से फीडबैक ले रहे थे कैसे वहां पे निर्णय लेना है। जो अभी प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिल रही है वो ये है कि कमांडर स्तर की वार्ता जारी है और वहां पे कोशिश की जा रही है कि कमांडर स्तर की वार्ता से ये मसला सुलझ जाए। भारत ने भी सेना को वहां पे पूरी तरीके से छोड़ दे दी है। जी, नजर आप बनाए रखें अविनाश, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि चीन लगातार इस तरह की गुस्ताखी करता चला आ रहा है और दोष मरता है भारत पर ले रहा है। आप इनसाइड स्टोरी को जरा समझ लीजिए, क्या क्या हुआ था। सोमवार मंगलवार के दरमियान ये झड़प हुई। गलवान घाटी में दोनों ही देशों के सैनिक भिड़े। हिंसा में पहले 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और उसके बाद हमारे देश के घायल 17 और जवानों ने दम तोड़ दिया। ये सब गलवान वैली में जो झड़प हुई उसमें हुआ। अब सैनिकों के लिए किल्ड इन एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जहां पर झड़प हुई वहां पर सैनिक पीछे हट चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि सैनिक पीछे हट चुके हैं वहां से। भारत और चीन की मीटिंग 6 जून को हुई थी और 6 जून की मीटिंग में दोनों ही देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे, दोनों देशों के अधिकारी थे और गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर ये बैठक हुई थी। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं और PP 14 पर लंबी बैठक भी चली थी। बैठक में निर्णय हुआ कि सैनिक 3 किलोमीटर तक पीछे जाएंगे। ये इनसाइड स्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ, रात को भारतीय सेना की चेकिंग जब हुई, जब भारत ने देखना चाहा कि चीन ने तो कहा कि वो पीछे हटेगा, तो क्या चीन पीछे हटा है या फिर नहीं, ये देखने के लिए जब हमारी पेट्रोलिंग टीम, हमारी PP टीम पहुंची तो देखा कि चीनी सैनिक वहीं पर डटे हुए हैं। चीनी सैनिकों को कहा गया कि आप जाइए,
तो चीनी सैनिकों की तादाद भारतीय सैनिकों से ज्यादा थी, क्योंकि भारतीय जो पेट्रोलिंग दस्ता था वो बस चेक करने के लिए जा रहा था कि क्या वहां से वो हटे हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक कम हैं, तो चीनी जवानों ने भारतीय सैनिकों पर लाठी डंडों से और पत्थरों से, जो उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए थे, उससे हमला कर दिया। गोलियां नहीं चलाई गई, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है और कई सैनिक गलवान नदी में पहाड़ी से नीचे भी गिर गए, खाई में भी गिरे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर अब ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। योगी सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है, जिसमें बिना हेलमेट बाइक, स्कूटी या फिर स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर अब 2 गुना जुर्माना कर दिया गया है। लिहाजा 500 की जगह 1000 रुपए देना होगा। फायर ब्रिगेड या फिर एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का चालान होगा। वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई करके बेचने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा और इसके अलावा दोबारा पार्किंग का उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपए जुर्माना होगा। योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। योगी सरकार की कैबिनेट की कल बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के करों में छूट दे दी गई है, जो टैक्सेस है उसमें छूट दी जाएगी और ये छूट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो ये फैसला लागू हुआ है और आप समझ लीजिए कि आपको सड़कों पर निकलना है तो आपको नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, एक ऐसा ही नियम था जो केंद्र की मोदी सरकार ने जारी किया था, जो मोटर व्हीकल एक्ट था, उसमें संशोधन किए थे और जुर्माने की राशि को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। विरोध भी इसका हुआ था, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है उसने जो निर्णय लिया है उसके बारे में अवगत आप करवाइए कि ये किस तरह का निर्णय है, कब से इंप्लीमेंट होगा, कब से लागू होगा और क्या क्या प्रावधान है। राजीव, देखिए, कैबिनेट ने मोहर लगा दी है बड़े दामों पर। जो परिवहन विभाग का प्रस्ताव था उस पर मोहर लगाई है और अब जैसे ही परिवहन विभाग इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा, जैसे ही शासन से नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद बढ़ी हुई जो दरें हैं वो लागू कर दी जाएंगी। बहरहाल देखिए, ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं चालान की, ये इम्प्लीमेंट भी कर दी जाएंगी। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो इसके पीछे तर्क दिए गए, वो ये है कि अगर चालान की रकम ज़्यादा होगी तो लोग नियम नहीं तोड़ेंगे और नियम नहीं तोड़ेंगे तो उससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जैसे अगर बात करें, इससे पहले तो हेलमेट को लेकर 500 रुपये का जुर्माना हुआ करता था, लेकिन अब जो कैबिनेट ने मोहर लगाई है, ये जुर्माना 500 की जगह 1000 रुपये देना होगा, यानी दुगना। इसी तरह से अगर सीट बेल्ट की बात की जाए तो अभी तक सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाने पर 1000 जुर्माना था, इसको 10 गुना बढ़ाया गया है। यानी अगर अब आप बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाएंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, कई लोग थे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, रिन्यू नहीं कराते थे, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलते मिलती थी। तो इस कंडीशन में पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसको भी 5 गुना बढ़ा दिया गया। यानी आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस इलीगल है, वैध नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा चालान के रूप में। इसी तरह से अलग अलग मद में, जैसे इंश्योरेंस की बात की जाए, ओवरलोडिंग की बात की जाए, हर मद में कई गुना इस चालान की राशि को बढ़ा दिया गया है। और लेकिन इसमें 2 पहलू राजीव देखने वाले होंगे। पहला कि इसका इम्प्लीमेंट होने के बाद कितना ज़्यादा क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चालान काटने की, वो लोग कितना ज़्यादा इसको अमल में ला पाते हैं, अमल करवा पाते हैं, कह सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शुरू में तो चेकिंग चलती हैं जगह जगह, लेकिन कुछ समय बाद सब ढीले पड़ जाते हैं। ट्रैफिक सप्ताह आता है तो चालान होने लगते हैं, उसके बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो एक तो ये पहलू। दूसरा ये भी पहलू देखना होगा, कई बार लोगों की ये शिकायत आती है कि उनका चालान बिना वजह ही काट दिया जाता है। खासतौर से जब से ऑनलाइन चालान की व्यवस्था लागू हुई है, तब से कह सकते हैं मनमानी भी बढ़ी है कहीं ना कहीं। कई ऐसे मामले सामने आते हैं उसमें, जबकि ये पता ही नहीं होता है वाहन चालक को आखिर उसका चालान कटा क्यों है। ऐसे मामले आने की वजह से लोगों का विश्वास भी कम होता है। तो ये देखना होगा कि रकम तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके साथ में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। एक जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है इसकी व्यवस्था का पालन करवाने की, वो इसको लेकर कुछ ऐसा ना करें जिससे जनता यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इसका दुरुपयोग करे, जो अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई हो।
शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर जनता के लिए नियम है तो कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना किया जाए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि मनमाने तरीके से पैसा वसूलने के लिए मनमाना चालान काट दिया जाता है। अब वक्त ब्रेक का हो चला, लेकिन ब्रेक के उस पर आएंगे तो बात करेंगे कि नोएडा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आगरा से आगे नोएडा चला गया, कितने केसेस हैं, क्या स्थिति है, सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।